नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। क्या 80 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में 40,000 करोड़ की हेराफेरी हो गई? और क्या हेराफेरी को अंजाम देने के लिए ही आनंद फानन में देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के समर्थन से 23 नवंबर को सीएम पद की शपथ ली? ये सवाल विपक्ष ने ही नहीं बल्कि बीजेपी के ही सांसद अनंत हेगड़े के बयान से खड़े हुए हैं। कर्नाटक से बीजेपी सांसद हेगड़े के बयान से खलबली मची है, जिससे कहा गया है कि फडणवीस सिर्फ केंद्र को 40,000 करोड़ लौटाने के लिए 80 घंटे के सीएम बने, जिसके बाद फडणवीस के खिलाफ हमलावर हो चुकी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इसे महाराष्ट्र से धोखा बता रही है, जबकि फडणवीस कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सरकार जांच करा ले। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 80 घंटे की सरकार में 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ? सरकार के नाम पर महाराष्ट्र में महाधोखा हुआ? बीजेपी सांसद ने फडणवीस पर साजिश के तहत आरोप लगाया। क्या उद्धव सरकार फडणवीस को जेल भेजने की तैयारी में जुटी है? क्या सत्ता जाने के बाद फडणवीस बीजेपी नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं? आज इन्हीं सवालों पर होगी चर्चा, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या 40,000 करोड़ के लिए 80 घंटे के सीएम बने फडणवीस? ಸುಮಾರು 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ सीएम ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು। क्या रातों रात सीएम बनकर फडणवीस ने की करोड़ों की हेराफेरी? अगर वो किया होगा तो ये पाप है, कुकर्म है, वो उनको और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्या अब पवार कराएंगे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग? अजीत दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। 23 नवंबर की सुबह गुपचुप तरीके से राजभवन में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को सीएम और डेप्यूटी सीएम की पद की शपथ दिलाने का राज अब बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान से और गहरा चुका है। हेगड़े के मुताबिक फडणवीस केंद्र की तरफ से महाराष्ट्र को दी गई 40,000 करोड़ की रकम लौटाने के लिए 3 दिन के सीएम बने। ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಸಿಎಂ ಆದ್ರು? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಸುಮಾರು 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ सीएम ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು। ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿಯವರು ಶಿವಸೇನಾದವರು ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ। कर्नाटक से बीजेपी सांसद हेगड़े का ये बयान सामने आते ही सियासी संग्राम छिड़ गया। अगर वो किया होगा तो ये पाप है, कुकर्म है, वो उनको और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता देख लेगी कि कितना पाप इनके मन में था। और बहुत ही चौंकाने वाला बयान है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। अगर ये सच है कि कोई 40,000 करोड़ का फंड अलॉट हुआ था महाराष्ट्र में और वो फंड वापस ले लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो निश्चित तौर पर यह दुखद है और मैं सबसे पहले डिमांड करूंगा कि ऐसे में वो फंड वापस महाराष्ट्र में आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का है और इस तरह से अगर राज्यों के साथ नाइंसाफी होती होगी तो हमें लगता है ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें अगर सच्चाई होगी तो मोदी साहब के पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। बवाल बढ़ा तो पूर्व सीएम फडणवीस ने सामने आकर सफाई दी कि अनंत हेगड़े का दावा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कोई पैसा केंद्र को नहीं लौटाया, चाहे तो जांच करा ली। मैं जिस समय मुख्यमंत्री था या जिस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री था, ऐसे किसी भी समय कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन मैंने लिया नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। इसको सीरियस से मैं नकारता हूं और जिसको केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की अकाउंटिंग सिस्टम समझती है उनको ये पता है इस प्रकार से पैसा दिया या लिया नहीं जाता। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो सरकार है या सरकार का जो वित्त विभाग है, वो वित्त विभाग भी इसकी जांच करके इसके बारे में सच क्या है ये जनता के सामने लाए। रही बात जांच की तो आपको बता दें कि सीएम बनते ही उद्धव ठाकरे ने फडणवीस राज में शुरू हुई मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा का आदेश दिया है।
साथ ही मुंबई मेट्रो के लिए आरे कार शेड के काम पर भी रोक लगा दी है। आने के लिए जो मैंने फैसला लिया है, 2 दिन पहले तो मैंने वहाँ कार शेड बनाने के लिए रोक लगा दी थी और लगा दी है। सवाल तो ये उठने लगे हैं कि कहीं जांच के नाम पर फडणवीस के चक्की पीसिंग वाले बयान को उन्हीं पर साबित कर दिखाने की कोशिश तो नहीं हो रही। फडणवीस जो बात अजीत पवार के लिए कहा करते थे, अब वो खुद ऐसे ही हालात में घिर सकते हैं। बसत नसेल त्यांनी बसवायचा प्रयत्न केला तर आता तुम्हाला बरं वाटेल, पण नंतर नको तिथं जाऊन बसवलं गेलं चक्की पिसिंग अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग. सवाल तो ये भी है कि क्या फडणवीस के खिलाफ साजिश बीजेपी के अंदर ही रची जा रही है, क्योंकि हेगड़े के दावे से फंसे फडणवीस के बयान में केंद्र या बीजेपी आलाकमान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। आखिर क्यों फडणवीस के बुरे दिन में उनके अपने ही उनकी मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कर्नाटक से बीजेपी सांसद हेगड़े ने जो दावा पेश किया, उससे बीजेपी नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस के लिए अनंत मुसीबतें और आरोपों का पिटारा खुलता दिख रहा है। जी हां, जब मौका देखी तो शिवसेना ने भी इस मुद्दे को लपक लिया, और जब शिवसेना ने लपका तो एनसीपी ने कह दिया हम साथ साथ हैं। महाराष्ट्र की नई महाभारत, जी हां, ये नई महाभारत को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने एक और बयान दिया। जी हां, उन्होंने कहा पानी लौटता देख समंदर किनारे घर मत बनाना, मैं समंदर हूं फिर लौट कर आऊंगा। इसी बात को लेकर मचा है बवाल, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में मेरे साथ एक पैनल है। पैनल से बातचीत होगी, चर्चा होगी कि 80 घंटे के भीतर क्या 40,000 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। जी हां, इस पर मेरे साथ है राजीव जेटली जुड़ेंगे। जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको जुड़ने में अभी थोड़ा वक्त है। मेरे साथ शिवसेना का पक्ष, जी हां, जो फैसले देवेंद्र फडणवीस ने 14 से 19 के बीच में लिए, उसमें आप भी सहभागी थे द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी जुड़े हैं। मेरे साथ राजीव झा साहब, जी हां, आप एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अब्दुल रज्जाक खान साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और उसी कर्नाटक से आते हैं जहां के सांसद ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, लगवाया गया है, या उनके पास कोई तथ्य है। अब्दुल रज्जाक साहब, आपसे भी पूछूंगा। और मेरे साथ स्टूडियो में समीर चौगांवकर, जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज की शुरुआत, चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, तो शुरुआत कुछ दिन पहले साथ थे, लेकिन अब हम साथ साथ नहीं है। संजय, मुझे अभी जानकारी मिली है मेरे पीसीआर से कि राजीव जेटली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अवस्था जी बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज, मैं सुन पा रहा हूं आपको। राजीव जी, शिवसेना कह रही है ये महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी है। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि एक सांसद का बयान जिन्होंने आवेश में आके दिया, जिनके पास जानकारी नहीं थी, और वो उस जानकारी के अभाव में एक बयान दे गए, उसको लेकर अगर कोई राजनीतिक सर्वाइवल करना चाहता है तो ये उसका अधिकार है, क्योंकि उसको भी राजनीति करनी है, वो किसी भी तरीके की बयानबाजी कर सकता है। आपने देखा देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ करा इस बात को, एक एक बात का जवाब दिया कि अगर किसी को आपत्ति है तो सरकार तो हमारी नहीं है, मुख्यमंत्री भी कोई और है, और मुख्यमंत्री और सरकार इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और वो तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरीके का कोई मैंने फंड वापस दिया है तो उसको जनता के सामने लेके आइए, और जो फाइनेंस के जानकार है, इकोनॉमिक्स के जानकार है, उनके पास ये जानकारी होगी कि कभी भी प्रदेश का फंड इस तरीके से केंद्र को नहीं दिया जा सकता है, और ये होता भी नहीं है। हाँ, मैंने आपको बोला क्योंकि पहले ऐसी राजनीतिक पार्टी जो अपने ही सांसद के बयान के ऊपर कह रहे हैं कि उन्होंने आवेश में आके बयान दिया, जिनके पास ये जानकारी नहीं थी। लेकिन राजीव जी, एक चीज बताइए, कर्नाटक के सांसद को ये बयान देने की जरूरत क्या थी? ये एक नया ड्रामा, नया ट्विस्ट, नया नाटक, और उंगलियां भी उठा रहे हैं, चित भी मेरी, पट भी मेरी। देखिए, ये एक चर्चा का विषय घटेगा। हो सकता है कि उनको ऐसा बयान देने की जरूरत क्या थी, चाहे कितने भी आवेश में आके इस तरीके के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन इतना टेक्निकल बयान जिसके कोई मायने ना हो, सिर्फ ये बताने के लिए कि
कि हमने सरकार, हो सकता है वो ईमानदारी दिखाना चाह रहे होंगे, ये बताना चाह रहे होंगे कि आने वाली सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होगी, हमारा पैसा ना खा जाए, इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐसा काम किया। तो हो सकता है उनकी क्या मंशा रही बयान देने की, वो तो खुद ही स्पष्ट करेंगे। लेकिन हमने जो टेक्निकल पहलू था उसका वो देवेंद्र फडणवीस जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। राजीव जी, आपको लगता है कि इस सांसद पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमारी केंद्रीय यूनिट ने इस बात को रखा है कि इस तरीके के बयान कोई भी ये चोरी और भारतीय जनता पार्टी की चोरी और सिलाजोड़ी। राजीव जी, आ रहा हूं आपके पास। राजीव जी, आ रहा हूं। राजीव जेटली जी, आप अपनी बात पूरी करें। यहां आप ही के नाम राशि के एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव राजीव झा भी बैठे हैं। राजीव जेटली, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं नंबर 2 जो बात कह रहा था आपसे, देखिए आज जो महाराष्ट्र की जनता है वो बहुत सारी बातों का इंतजार कर रही है। मात्र 80 घंटे के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस जी ने, उन्होंने 5,500 करोड़ रुपए का ग्रांट किसानों को दिया उस दौरान पे। लेकिन अभी इनकी सरकार बनी है, अभी जो राजीव जी बीच में बोल रहे थे, इनकी शिवसेना की सरकार बनी है, उस सरकार के अंदर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया उसके अंदर 1 रुपए की बात नहीं करी किसानों के लिए। और बात क्या करी, देखिए 2 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, एक बनाया अंग्रेजी में और एक बनाया मराठी में। अंग्रेजी में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया वो अंदर लिख दिया। राजीव जी, मुझे सेकुलर वाली बातचीत पे नहीं जाना है। मेरी आज का जो देश का सवाल है, जो मेरा दर्शक जुड़ा है, जो आपसे सुनना चाहता है कि आपके सांसद ने जो चूक की है, ऐसा आप कह रहे हैं, या तो उस सांसद को ये जानकारी कहां से मिली? कर्नाटक का नाटक तो वो देख चुके थे, महाराष्ट्र में ये एक नया नाटक पैदा करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इस बात को कहा है कि ये जो सरकार के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं, अरे भाई चर्चा से अच्छा तो ये है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाइए और उसके बाद जनता के सामने लेके आइए। अब इनको भी मालूम है कि एक बयान आया, उस बयान के आधार पे हमें थोड़ा राजनीति करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज तो हम चारों खाने छित है, कोई जवाब नहीं दे पा रही, ना कांग्रेस जवाब दे पा रही है, ना शिवसेना जवाब दे पा रही है, अपने अपने एजेंडे पे जो चल रहे हैं। राजीव जी, मैं आपसे एक ही चीज जानना चाहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे कि ये तो पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेगा, लेकिन आपको लगता है, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अच्छे प्रवक्ताओं में आपकी गिनती होती है, आपको लगता है उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि हमारी केंद्रीय यूनिट ने इसको बहुत गंभीरता से इसके ऊपर संज्ञान लिया है। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी करी है जिसमें बताया गया है कि किसी को भी जो अनाधिकृत व्यक्ति हैं, जो प्रवक्ता नहीं है पार्टी के, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, जो बयान देने के लिए नहीं बनाए गए हैं, उनको बयान नहीं देना चाहिए। केवल एक सांसद के ऊपर नहीं, ये पूरी पार्टी में सभी नेताओं के ऊपर लागू होने वाला है। राजीव जी, मैं उम्मीद करता कि आज आप कैमरे पर होते तो मैं आपके हाव भाव भी देख पाता और दर्शक भी देख पाते। आपके बोलने में संजीदगी दिखाई दे रही है। मेरे साथ शिवसेना के संजय द्विवेदी और राजीव झा साहब हैं। संजय जी, बीजेपी के नेताओं को और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री को यह डर था कि आप लोग पैसे का गबन कर लेंगे, इसलिए शायद अगर ऐसा हुआ है तो वो इसलिए हुआ कि आप लोगों का चरित्र, दाम और दंड वो पहले ही दे चुके थे। मैं 30 साल से मैं मनीष जी की बात कहना चाहूंगा, 30 साल से हम उनके साथ में हैं, तो हमारी चरित्र, चाल चरित्र सब उसके बारे में जानते हैं। ऐसा शिवसेना के बारे में कहना बिल्कुल अनगढ़ है कि हम ऐसा काम करते हैं। नहीं, मैं आपका मतलब एनसीपी को भी जोड़ रहा हूं। देखिए, पहली बात तो वो संजय द्विवेदी जी, आपका मतलब, अब अगर मैं आप कहूंगा तो आप ये समझिएगा कि आप ही के साथ एनसीपी भी है और आप ही के साथ कांग्रेस भी। जी जी जी, मैं वही बात मैं अपनी पूरी कर रहा हूं कि ऐसी बात हो ही नहीं सकती है कि अगर हमने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन बना है तो हमने विकास के लिए बनाया। हम शुरू से आपसे कह रहे हैं कि हमने विकास के लिए गठबंधन बनाया, सुशासन के लिए बनाया है। जो अभी जेटली जी कह रहे थे, अब किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने साफ साफ कहा है कि हम फाइलें मंगवा रहे हैं, हम देखना चाहते हैं किस तरह से कैसे क्या करना है। भाई एक जो निर्णय होगा वो सामूहिक निर्णय होगा और किसानों के हित में अच्छा होगा। तो इस तरह की बात राजीव जी को नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप ये मानते हैं अगर वो फंड होता तो आप वो फंड ट्रांसफर करते जो जापान सरकार ने मेट्रो के बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए दिया था, वो पैसा आप उसका इस्तेमाल किसानों के लिए करते, ये कहना चाह रहे हैं आप?
नहीं, मैंने तो अभी उस पर कुछ चर्चा ही नहीं की। मैंने कहा कि अगर ऐसा इन्होंने किया है तो धोखा दिया सरकार को, महाराष्ट्र जनता को धोखा दिया है। उसका क्या उपयोग होता क्या नहीं होता वो तो बात की बात है, अभी तो उसको उपयोग की कोई बात ही नहीं है। और इन्होंने अगर ऐसा किया है तो शायद ये दंडनीय अपराध है। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो है उस पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है जब तक वो पटल पे अपना बहुमत सिद्ध न करे। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ। और मजे की बात समीर जी, मेरा ये कहना है, कौन सा अकाउंटिंग का सिद्धांत ये कहता है कि 40,000 करोड़ रुपया केवल मुख्यमंत्री के अधीन होता है? ये मुझे भी समझ नहीं आता। लेकिन समीर जी, पार्टी के सांसद पूर्व मंत्री ने अगर ये उंगली उठाई है तो इसमें गंभीरता से विचार, चर्चा और बहस होनी जरूरी है। राजीव झा साहब, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे। राजीव जेटली जब अपनी बात कह रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे। झा साहब, मुझे एक बात बताइए, आप 15 सितंबर के दरमियान मुझे याद आता है कि बारामती में तब के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। उन्होंने कहा था, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हां भतीजा। फिर एक बात आई, चक्की पिसिंग। तो ये क्या पलटवार है? देखिए, इस विवाद की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण सांसद अनंत हेगड़े जी, जो 5 साल तक 2014 से 19 तक मोदी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और जिनके पास प्रशासनिक अनुभव है कार्य करने का, उन्होंने कहा है। इन बातों में उनकी ये बातें भारतीय जनता पार्टी सरकार के चाल चरित्र और चेहरा को उजागर करती है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार अपने राजनीतिक विरोधियों और गैर भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार के साथ किस प्रकार का बर्ताव करती है। राजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जहां उनको फंड देने से लेकर के जनहित के कार्य में कैसे रुकावट करके पूरी खिचड़ी लेकर पहुंचे। जी, आ रहे धीरे टूट रहा है थोड़ा। जी, आप अपनी बात पूरी करें। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गैर भारतीय जनता पार्टी वाले प्रांत के साथ, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, साहब मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, महाराष्ट्र की हद तक आज सीमित रहेंगे। भले ही ये देश का सवाल है, लेकिन महाराष्ट्र प्रांत से अगर 40,000 करोड़ रुपए वापस केंद्र को दिए जा रहे हैं तो सवाल और जवाब भी मेरा आपसे आग्रह है कि आप महाराष्ट्र के इर्द गिर्द कहेंगे। मनीष जी, अगर मैं पूरी बात नहीं कहूंगा तो अगर पूरी बात अपनी नहीं कहूंगा तो यह इस पैनल के साथ साथ मेरे साथ भी नाइंसाफी होगी। नहीं, आप करिए, लेकिन महाराष्ट्र की हद तक रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। दर्शक भोला भाला चाहता हूं कि उनका एक वक्तव्य, अनंत हेगड़े जी का एक वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा को इस कदर दर्शाया है कि किस प्रकार अपनी हार से हताश होकर के भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से गैर जन विरोधी और जनहित का कार्य कर रही है और इन कार्यों के माध्यम से ये विभेद देश में ये पैदा कर रही है इस प्रकार की स्थिति कि दूसरे दल जो गैर भारतीय जनता पार्टी के दल है वो सोचने पर मजबूर है कि क्या हमारे साथ इसी प्रकार का प्रपंच किया जाएगा और इसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। पेश करेंगे जो आपने हमारे साथ किया, ये देश वही अब लौटाएंगे। जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप थोड़े में देर मुझे अब्दुल रज़ाक खान के पास जाना। जी मनीष जी, आप हालत देखिए शिवसेना की, राष्ट्रवादी कांग्रेस की। अगर संजय हेगड़े का बयान आया उसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत साफ कह दिया कि वह केयरटेकर मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया और यह सब बातें बेबुनियाद है और गलत तथ्य है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज देखिए 72 घंटे हो गए हैं उद्धव ठाकरे को सरकार में आए हुए, मुख्यमंत्री बने हुए। 72 घंटे के बाद भी आज भी यह पता करने की स्थिति में नहीं है कि यह पैसा गया है कि नहीं गया है। अपने वित्त मंत्री से या वित्त सचिव से बात करने की स्थिति में नहीं है। अभी तो प्रदेश में क्या नहीं है समीर जी, लेकिन मुख्यमंत्री तो है, मुख्यमंत्री तो चीफ सेक्रेटरी को बुला के पूछ सकता है क्या हुआ है क्या नहीं। समीर जी, मैं आपके पास आऊंगा, डॉक्यूमेंट जारी कर सकता मैं आपके पास आऊंगा। एक सांसद के दिए बयान के ऊपर ये होहल्ला मचा रहे हैं जिसका खंडन खुद मुख्यमंत्री ने। समीर जी, मैं आपके पास आऊंगा।
अब्दुल रजाक साहब, आप तो कर्नाटक से हैं और अनंत हेगड़े और उनकी पर्सनालिटी को बहुत करीब से जानते होंगे। आप ये बताइए, आखिर क्या सूझा, ऐसा क्यों सूझा अनंत हेगड़े को कि अपने ही पड़ोस के एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पर इतनी बड़ी उंगली उठा दी कि यहां पर बीजेपी दिल्ली से लेकर मुंबई तक सांप सा सूंघ गया है? देखिए मनीष जी, विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताकर विपक्ष को भ्रष्टाचारी साबित करने के चक्कर में अनंत कुमार हेगड़े जी ने अपना ही भेद खोल करके रख दिया। सबसे पहली बात देखना यह है कि आधी रात को ये लोग काला खेल खेल के जिस तरीके से सरकार बनाए। देश का सवाल में हम बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की बढ़ती मुसीबतों की। हैरानी की बात यह है कि फडणवीस बीजेपी नेताओं के बयानों से ही घिरते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े की, जिन्होंने ये दावा किया है कि फडणवीस केंद्र सरकार को 40,000 करोड़ की रकम लौटाने के लिए 80 घंटे के सीएम बने थे। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल गोटे ने आरए मेट्रो शेड प्रोजेक्ट और मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फडणवीस पर ही सवाल उठा दिए। इसके अलावा बीड़ से चुनाव हार चुकी गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने बगावती तेवर अपना लिया है, जिन्होंने 12 दिसंबर को बड़ा ऐलान करने की बात भी कही है। पंकजा के बागी तेवर की वजह से फडणवीस ही बताए जा रहे हैं। जी हां, हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर 80 घंटे के भीतर 40,000 करोड़ रुपए एक मुख्यमंत्री कैसे वापस कर सकते हैं। जी हां, आरोप प्रत्यारोप के बीच इस देश का सवाल में तमाम मेहमान अब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हां, अब्दुल रजाक साहब, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं समीर चौगांवकर पे आऊं। मनीष जी, देखिए, विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताने के चक्कर में ये खुद अपना ही पोल खोल दिए, अपना ही भेद खोल दिए देश के सामने। बीजेपी का असली चेहरा बीजेपी के सांसद खुद ला करके पेश कर दिए। अनंत कुमार हेगड़े कोई मामूली नेता नहीं है। पिछले दौर में 5 साल तक स्किल डेवलपमेंट के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। सबसे पहली बात यह है, देखिए, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, रविशंकर मंत्री और सांसद को सिर्फ कहने से आरोप सही नहीं हो जाता। आपको सरकार में महाराष्ट्र में, अरे पवनकर जी, आपको सरकार में महाराष्ट्र में, आप बताइए कब ट्रांसफर किए गए पैसे? नहीं, अब्दुल रजाक साहब महाराष्ट्र में नहीं, आप राजनीतिक कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में है। अगर बीजेपी के सांसद को आप कह रहे हैं कि उन्होंने सही किया है और देवेंद्र फडणवीस ने काम किया है, तो उद्धव ठाकरे बताए पेपर लाके मुख्यमंत्री हैं, चीफ सेक्रेटरी को बुलाए, कब हुआ ये, कैसे पैसा गया, पेपर सार्वजनिक करें। जब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब्दुल जी साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह केयर टेकर मुख्यमंत्री थे, उन्हें इस तरह कोई अधिकार नहीं, उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। बताएं आपकी सरकार क्या कर रही है? 72 घंटे हो गए आपकी सरकार बने हुए, अभी तक इस मामले में आपको सच्चाई पता नहीं कर पा रही है। समीर जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र की राजनीति को भी समझते रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या ये वक्त आ गया है, एक तरफ जहां पाई पाई को महाराष्ट्र की तिजोरी तरफ, दूसरी तरफ आपने दुहाई दी, आपने का मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा, सरकार ने दुहाई दी थी कि हम किसानों के आंसू पोंछने आए हैं। आपको लगता है कि क्या 40 पोंछने आए हैं? आपको लगता है कि क्या 40,000 करोड़ रुपया कोई ऐसा सरकारी अकाउंटिंग का सिद्धांत है जो कि एक मुख्यमंत्री अपने हस्ताक्षर से वापस कर सकता है? एक, और दूसरा, क्या देवेंद्र फडणवीस, आपने हमारी रिपोर्ट देखी, अलग थलग पड़ गए हैं, महाराष्ट्र में कोई नेता उनके साथ खड़ा दिखाई नहीं देता। पंकजा मुंडे के सुर आपने देखे और सुने। इसके साथ साथ केंद्र से भी कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं जो उनके साथ खड़ा होकर इसको निपटने के लिए उनको यह एहसास दिलाए कि आप अकेले नहीं हैं। देखिए मनीष जी, मैं आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। पहले आपने जो जिक्र किया कि 40,000 करोड़ रुपए देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र के वापस किए हैं। जो राज्य और केंद्र की फाइनेंस व्यवस्था को समझता है,
जो इन दोनों केंद्र और राज्य की फाइनेंस व्यवस्था को देखते और समझते हैं, वह इस बात को जानते हैं कि ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री रिमोट का बटन दबाएं और केंद्र का पैसा वापस कर रहे हैं। केंद्र का भेजा हुआ पैसा राज्य के विकास की परियोजनाओं के लिए आता है और जिन परियोजनाओं के लिए आता है उन्हीं में खर्च करने के लिए राज्य सरकार बंधी हुई होती है। जहां तक सरकार की बात है तो करार बिल्कुल मैं आपको मुख्यमंत्री उन्होंने कैबिनेट की एक भी बैठक नहीं बुलाए। इस सब तरह के कोई भी निर्णय जो होते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए आए हुए पैसे किसी और प्रोजेक्ट में डाइवर्ट करना है, उसके लिए कैबिनेट की अप्रूवल लगती है। फाइनेंस का एक सिस्टम होता है, मुख्यमंत्री अपने दम पर कोई भी पैसा। राजीव जी आपको मेरी आवाज आ रही है? परियोजना की बात राजीव जी आपको मेरी आवाज आ रही है? महाराष्ट्र सरकार की भूमिका सिर्फ भूमि अधिग्रहण करने तक सीमित थी। राजीव जी की आवाज लेना तो ये आरोप लगाना अगर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा किया मुझे लगता है महाराष्ट्र गलत है। राजीव जी आप ही के पार्टी के कुछ नेताओं ने, जो मौजूदा सरकार है जिसका चेहरा उद्धव ठाकरे हैं, उन्हें कहा है कि ये औरंगजेब की सरकार है। आपको लगता है कि ये औरंगजेब का पहला कदम है आपकी ओर हमला करने का? राजीव जेटली, ये सवाल मनीष जी राजीव झा से है या राजीव जेटली जी से? झा साहब, राजीव जेटली जी से। हाँ अवस्थी जी, एक बार मनीष जी मेरे को दोबारा रिपीट करेंगे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्वेश्चन आपने किससे पूछा। झा साहब थोड़ा सा धीरज बनाए रखें। जेटली साहब आपसे सवाल है। जी हाँ, सवाल ये है कि आपके कुछ नेताओं ने कहा था कि इस समय जो सरकार महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जो है उसका चेहरा सामने जो व्यक्ति है वो है उद्धव ठाकरे। ये कहा गया कि शिवसेना अब औरंगजेब की सरकार है। तो आपको लगता है कि औरंगजेब की सरकार बदला लेने पर उतारू है? नहीं अवस्थी जी, मैं आप थोड़ा गहराई में जाके देखिए। सदन के अंदर जब उद्धव ठाकरे जी अपना बयान दे रहे थे, अपनी भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आज इस मुकाम पे इसलिए खड़ा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ नहीं है। आज भी उनके दिल में इस बात का दर्द तो है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आ पाया, चाहे वो मुख्यमंत्री जरूर बने हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कितनी पेचीदगियों में फंसे हुए हैं, कितनी तरह की जवाबदेही है उनकी, क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं जनता को। देखिए ये उनका दिल का दर्द है, ये उनके दिल का दर्द है। और आज भी प्रोजेक्ट 1,10,000 करोड़ का था। मैं आपको राजीव जी आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं झा साहब के पास जाऊंगा। मैं आपसे देखिए 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। अरे साहब क्या हुआ? रजाक साहब आपने अभी तक अकाउंट को सिर्फ सोनिया जी के अकाउंट में जाते हुए देखा है। आपको मालूम है वो पैसा ट्रांसफर कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये आपको मालूम होगा। ये सरकारी तंत्र में पैसा ट्रांसफर नहीं होता, उसके लिए बड़े बड़े बक्सों में भर के लेके जाया जाता है। आपके मुख्यमंत्रियों को लगान देने की ड्यूटी लगा रखी थी सोनिया गांधी जी ने, याद है ना आपको? हरियाणा के एक बिजली मंत्री ने इल्जाम लगाया था मुख्यमंत्री पे। अरे रजाक साहब सुन लीजिए, आपके काम आएगा आगे, आपके काम आएगा आगे। मेरी बात तो सुन लीजिए। ये तो सियासती जानती है, जनता की जेबें खाली है और करोड़ों रुपया कैसे ट्रांसफर होता है ये सियासत के सियासतदान जो सियासत चलाते हैं वही जान सकते हैं। जनता की जेब इस समय खाली है। राजीव झा साहब 2015 में, जी हाँ 2015 में आप आज जिस पार्टी के साथ बैठ के महाराष्ट्र की कमान चला रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप ही की पार्टी ने मांग की थी कि बीएमसी को लेकर श्वेत पत्र लाया जाए। जी हां, आज बीएमसी सब कुछ सपाट बिल्कुल श्वेत है। बिल्कुल, इन्होंने 30,000 करोड़ का घोटाले का इल्जाम लगाया था शिवसेना पे। इनसे जवाब दीजिए इस बात पे। 40,000 करोड़ का खामोश रहिए। अब्दुल साहब, रजाक साहब आपके पास आता हूं। झा साहब के लिए राजीव टू राजीव बात चल रही है आज अरे 40,000 करोड़ का हिसाब दीजिए राजीव जी आप, ये हुआ कि नहीं हुआ? मनीष जी, राजीव जी इसका जवाब दीजिए, साफ जवाब दीजिए। अरे द्विवेदी जी आप अपने ही सहयोगी से जवाब पूछ रहे हैं। मेरा सवाल राजीव झा से है, आप अपने सहयोगी से जवाब पूछ रहे हैं। टपकते रहिएगा तो मैं जवाब थोड़ी दे पाऊंगा। जी आप बोलिए, ये आपके सहयोगी थे, द्विवेदी जी आपसे पूछ रहे थे। पार्टी के प्रमुख नेताओं की
अवस्थी जी देखिए क्या दिन आ गए हैं आजकल, इनको चैनल के ऊपर ये नहीं पता चलता कि हमारे अलायंस पार्टनर है भी कि नहीं है। बोलिए झा साहब, बोलिए आप। मैं बोलूं? जी जी, आप ही को बोलना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फ्रस्ट्रेशन, प्रमुख नेताओं को इस कदर दबाया गया है और केंद्रीय नेताओं के प्रति उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा जी कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है पूरे शहर पर ना छा जाए तो कहना। अरे राजू जी शेर मत सुनाइए, आपकी सरकार क्या कर रही है? 72 घंटे हो गए सरकार को बने, अभी तक किसानों के लिए आपने निर्णय नहीं लिया, विभागों का बंटवारा तक नहीं हुआ कि अभी सरकार कैसा काम करेगी? सरकार बने हुए सरकार बनाने के लिए उतावलापन, पेट में इतना दर्द हो रखा है, इतनी तकलीफ है, इतनी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, ही दिन से कैबिनेट की एक बैठक हो गई, कोई निर्णय नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे को फुर्सत नहीं है किसानों की बात करने के लिए, विकास की परियोजनाओं को आगे लाने के लिए की भूमिका में अभी से आ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। बंटवारा नहीं हो रहा है, 6 महीने सरकार चले तो विभाग की द्विवेदी जी जवाब दीजिए। हर फैसलों की समीक्षा और समीक्षा तब हो रही है इन फैसलों में आप भी शामिल थे, इन फैसलों में आप भी शामिल थे द्विवेदी जी, जब ये फैसले लिए गए आप भी सरकार में थे। द्विवेदी जी जवाब दो, मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं हुआ अभी तक? विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ? मनीष जी सुनाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, मेरा आपसे सवाल है, सवाल यह है कि आप भी हर फैसले की समीक्षा की बात कर रहे हैं। आरे पर आपने आरा चला दिया, बुलेट ट्रेन की समीक्षा, रायगढ़ को लेकर समीक्षा, किलो को लेकर जो बात थी, तो ये सारी समीक्षा होनी है। तो आपको लगता है कि आप जांच बिठाएंगे? क्या जांच बैठेगी? जो आरोप बीजेपी के सांसद ने लगाया, क्या 40,000 करोड़ का ट्रांसफर हुआ, इस पर आपको जांच बैठाएंगे? महाराष्ट्र में जनता का भला होगा। ये सरकार कितनी एक्टिव है मनीष जी, देखिए इनकी हालत, ये सरकार कितनी एक्टिव है। मंत्री के पास जाएगा, पार्टी के पास जाएगा, ये निर्णय नहीं हुआ। अभी तक उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी इसी में लड़ रहे हैं। मलाई वाला विभाग कौन लेगा? वित्त मंत्रालय किसके पास जाएगा? कौन लेगा? कौन लेगा? फडणवीस जी ने बड़े बड़े निर्णय किया है, उसकी जांच निश्चित होगी। चेयरमैन कौन होगा कि चेयरमैन कौन बनेगा? हुआ कि नहीं हुआ? लूट का गठबंधन है, तीनों दल लूटने के लिए महाराष्ट्र में इकट्ठे हुए हैं। वो महाराष्ट्र की जनता के चैनल पे राजीव जी लूट खसोट की बात का आरोप लगा रहे हैं सभी चौगांवकर। पहले बीएमसी को लूटते रहे शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के लुटेरों के बीच में तीसरा लुटेरा रजाक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या अनंत हेगड़े, क्या ये अनंत हेगड़े की फितरत है कि अपनी पार्टी को मुसीबत में डालना इस तरह के बयानों को लेकर? क्या कर्नाटक में उनका ऐसा कोई बयान आपने देखा है? विकास कर रहा है, विकास कहाँ गया? मैं पूछ रहा हूँ आपसे रजाक साहब, पहली बात है विकास कहाँ गया? विकास जो आपका विकास होगा, विकास कहाँ गया? पिछली बार इनसे एक स्टेटमेंट आया था कि विकास भारत देश में खत्म हो गया, तो उसके हाथ काट देना चाहिए, ऐसे ही इतिहास लिखा जाता है। कहाँ पहुंच रहा है? अनंत हेगड़े एक अनुभवी नेता है। आपको ये जानना चाहिए मनीष जी कि 1,10,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, 3,12,000 करोड़ का सऊदी अरामको के साथ नानर में जो पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड जो बंदरगाह के प्रोजेक्ट अवार्ड दिए हैं, इसमें दाऊद इब्राहिम की गैंग से जुड़े वाधवांश को भी 50,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो राजीव चंद्रशेखर एमपी है उनकी कंपनी को दिया गया है वाधवांश के साथ मिलाकर। ये विपक्ष वालों पर रजाक साहब, मुझे एक ही चीज दिखाई देती है कि राजनीति में कल तेरी बारी थी, आज मेरी पारी है। जी हाँ, मुझे याद आता है उद्धव ठाकरे को 4 दिन मुख्यमंत्री पूरे हुए हैं। इसके साथ साथ ठाणे जिले का एक बदलापुर रेलवे स्टेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से महाराष्ट्र की सियासत आगे बढ़ रही है उसका पता अब विधानसभा और मंत्रालय होगा और महाविकास आघाड़ी ये कहेगी कल तुम्हारा दौर आया था, आज हमारा दौर है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।